मेरा नाम पूनम है। यह कहानी मेरी सहेली रेखा के जीवन पर आधारित है। हम लोग कानपुर में रहते थे। हम दोनों बचपन की सहेली हैं। उसका घर मेरे घर के पास ही था। हम दोनों की घरों की छत आपस में मिली हुई थी। बात तब की है जब रेखा 8 साल की थी। तब उसकी माँ दूसरे बच्चे को जन्म देते समय स्वर्ग सिधार गई थी। दूसरा बच्चा भी कुछ घंटे जीवित रहने के बाद भगवान को प्यारा हो गया था। घर में शोक का माहौल था। जब रेखा की माँ जिंदा थी तब रेखा की शरारतों से पूरे घर का माहौल रौनक भरा रहता था। रेखा का रूठना, मनाना, जिद करना यही चलता रहता था माँ के साथ, और माँ भी अपनी प्यारी सी बिटिया पर जान छिड़कती थी। रेखा की ताई के कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण उनकी रेखा की माँ से बनती नहीं थी, और रेखा को उधम करते देख उसकी ताई को बहुत गुस्सा आता था, जिसके चलते वह रेखा को डांट लगा देती थी। रेखा की ताई का घर भी हमारी गली में ही था। ताई के गुस्से के कारण रेखा ताई के घर नहीं जाती थी, और जब रेखा की माँ दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी तो रेखा की ताई को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके 2 औलाद हो जाएंगी, पर मेरे एक भी औलाद नहीं है। इन्हीं सब बातों के चलते रेखा की माँ और ताई में मनमुटाव रहने लगा था। पर जब रेखा की माँ का देहांत हो गया तो रेखा के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में कहने को तो सब लोग थे, पापा, ताऊ, ताई, पर इन सब के होने के बावजूद रेखा का बाल मन प्यार को तरसने लगा था। रह रहकर माँ की याद सताने लगती तो रेखा रो पड़ती थी। तब जैसे मानो ताई को इसी मौके का इंतज़ार था। बात बात पर ताई रेखा को डांट देती थी, जिसके चलते रेखा की शरारतें उसका बचपन दम तोड़ने लगा था। अब रेखा सहमी सहमी सी रहने लगी थी। उसने ज़िद करना, रूठना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि अब माँ नहीं है, इसीलिए कोई भी उसकी ज़िद को पूरा नहीं करेगा। रेखा के पापा सुबह काम पर जाते और रात को शराब पीकर आते, और ताई तो पूरे घर की मालकिन ही बन बैठी थी। रेखा की माँ के मरने के 2 महीने बाद ताई ने रेखा के पापा की शादी अपनी विधवा बहन से करवा दी थी। ताई बहुत खुश थी अपनी विधवा बहन का घर बसते देख। रेखा को समझाया गया कि नई माँ ही अब उसकी माँ है, पर रेखा का बाल मन उसे माँ नहीं मान पा रहा था। परंतु वो तो बच्ची थी, क्या कर सकती थी। माँ के मरने के बाद और घर वालों के रूखे व्यवहार के कारण तो वो वैसे ही सहम कर रहने लगी थी। इसलिए सबके कहने पर ना चाहते हुए भी नई माँ को माँ कहना पड़ रहा था। रेखा की सौतेली माँ को रेखा बोझ की तरह लगती। अब तो रेखा पर सौतेली माँ के जुल्म शुरू हो चुके थे। सारा दिन रेखा को घर के काम में लगाए रखती, जिस कारण रेखा अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। पढ़ाई ना करने की वजह से रेखा को स्कूल में टीचर्स के गुस्से का सामना करना पड़ता था, और घर पर सौतेली माँ के गुस्से का कहर बरसता था। तब रेखा की सौतेली माँ ने यह कहकर कि रेखा का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता, स्कूल से नाम कटवा कर घर पर ही बैठा लिया। अब तो रेखा को 1 मिनट का भी आराम ना था। सारा दिन घर का काम करना, सौतेली माँ के गुस्से का शिकार होना, बात बात पर सौतेली माँ से मार खाना, यही उसकी नियति बन गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी रेखा को सुकून नहीं था। माँ से छूटती तो बाकी घर वालों के रूखे व्यवहार को झेलना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। रेखा की सौतेली माँ के 4 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के और 2 लड़की। रेखा घर के काम के बोझ तले दबे जा रही थी। रेखा के अंदर डर और सहने की क्षमता ने अपना घर बना लिया था। रेखा तो मानो पत्थर की बन गई थी, सब जुल्मों को बर्दाश्त करती जा रही थी। उसके अंदर घरवालों ने इतना डर भर दिया था कि जब अकेले में उसकी अंतरात्मा रोती थी तो भी डरती थी कि कोई उसे रोता ना देख ले, वरना मार पड़ेगी। मनहूस कुलक्षणी जैसे शब्दों से उसका नामकरण कर दिया गया था। दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते जा रहे थे। अब रेखा 18 साल की हो चुकी थी। रेखा का रंगे हुआ था, नैन नक्श अच्छे खासे थे, पर जुल्मों की मार के आगे सारी खूबसूरती कहीं खो।
रेखा को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, पर छत से छत मिली होने के कारण रेखा जब छत पर कपड़े सुखाने आती या छत की सफाई करनी होती थी, तभी मेरी और रेखा की मुलाकात हो पाती थी। रेखा की तकलीफ़ों को देखकर मेरा दिल बड़ा दुखी था और मुझे रेखा की सौतेली माँ पर बेहद गुस्सा आता था। रेखा मेरे साथ अपना दर्द बांट लिया करती थी। मैं जानती थी कि रेखा को पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता, इसीलिए मैं रेखा के खाने के लिए कुछ न कुछ ले जाती थी। रेखा की सौतेली माँ के रूखे व्यवहार की वजह से मेरा रेखा के घर आना जाना बहुत कम हो पाता था, इसीलिए हम दोनों सहेलियों को जब भी अवसर मिलता तभी छत पर एक दूसरे का हाल ले लेती थी। एक मैं ही थी जिससे रेखा अपने दिल का दर्द बांट लिया करती थी। रेखा के दुख को देखकर मेरा मन भी रोने लगता था। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, पर दूसरे के घर में इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता था। इस कारण मैं अपने गुस्से को दबा जाती थी। फिर मैं खुद भी तो मीडियम वर्गीय परिवार से ही थी और रेखा के घर वाले हमसे अच्छी पोजीशन में थे। उनकी आर्थिक स्थिति हमसे ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए और चुप होकर रह जाती थी, पर हमेशा रेखा को हिम्मत बंधाती रहती थी कि जब भी मुझको मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, एक दिन मैं मम्मी के साथ किचन में हेल्प कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। जतिन भाई ने यूं अचानक आकर हमें सरप्राइज़ कर दिया था। जतिन मेरे मामा का लड़का था। जब हम छोटे थे तब जतिन 2-3 बार घर आया था। उसका हमारे घर पर बहुत मन लगता था, परंतु मामा जी ने उसे पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया था। इसीलिए काफ़ी सालों बाद जतिन को यूं अचानक सामने देखकर हम सब चौंक गए। सब बहुत खुश हुए जतिन को देखकर। जतिन भी हम सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। सबसे मिलने और खाना खाने के बाद जतिन मुझे अपने कॉलेज की और विदेश की बातें बताने लगा। जब जतिन मुझसे अपनी बातें शेयर कर रहा था तो अचानक बातों को रोकते हुए मुझसे रेखा के बारे में पूछने लगा। बचपन में जब जतिन हमारे घर आया था तो उस समय रेखा की माँ जिंदा थी। हम तीनों मिलकर बहुत शरारतें करते थे, पर रेखा की माँ के मरने के बाद रेखा का हमारे घर आना बंद हो गया था। उसके बाद एक बार और जतिन का घर आना हुआ था, पर रेखा से उसका मिलना नहीं हो पाया था। फिर जतिन भी विदेश चला गया था। मैंने चौंकते हुए जतिन से पूछा, तुझे रेखा अभी तक याद है? जतिन, हाँ, क्यों नहीं। हम तीनों बचपन में खूब शरारत किया करते थे। कितना अच्छा लगता था जब हम तीनों साथ खेलते थे। भला बचपन की बात कोई भूलता है क्या? मैंने जतिन को रेखा के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर जतिन को बहुत दुख हुआ। जतिन रेखा से मिलना चाहता था, पर रेखा का तो कोई टाइम ही निश्चित नहीं था छत पर आने का। इसलिए मैंने जतिन को कहा, जब रेखा का छत पर आना होगा तभी हम उससे मिल सकते हैं। एक दिन जतिन और मैं घर की छत पर टहल रहे थे कि तभी रेखा कपड़े सुखाने के लिए छत पर आई। मैंने रेखा को जतिन से मिलवाया। जतिन रेखा को देखकर बहुत खुश हुआ। वो रेखा से बात करना चाहता था और रेखा के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी लाया था, जिसे वो खुद अपने हाथों से देना चाहता था। परंतु रेखा जतिन से बिना बात किए ही जल्दी से कपड़े सुखाकर काम करने के लिए नीचे चली गई और ना ही रेखा ने जतिन से गिफ्ट लिया। मैं समझ गई थी कि रेखा की माँ ने फिर से किसी बात पर रेखा के साथ क्लेश कर रखा है, इसीलिए वो छत पर नहीं रुक पाई। जतिन के दिल में रेखा के प्रति हमदर्दी उत्पन्न हो गई। अब तो जतिन का ज़्यादातर समय छत पर बीतने लगा। वह इंतज़ार करता कि कब रेखा छत पर आए और कब वह उससे बात करे। मैंने उसे समझाया कि तुम रेखा की मजबूरी को समझो। वह तुमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि यदि उसकी माँ को पता चला कि वह एक लड़के से बात कर रही है तो उसकी माँ उसे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगी। परंतु जतिन को जैसे मेरी बात समझ ही नहीं आई। मेरे समझाने के बावजूद जतिन छत पर रहकर रेखा का इंतज़ार करता रहता। जतिन के दिल में रेखा के प्रति जो हमदर्दी थी वो कब प्यार में बदल गई, इसका पता तो जतिन को भी नहीं लग पाया। अब तो सोते जागते उठते बैठते उसे रेखा का डरा सहमा चेहरा नज़र आने लगा था। मुझसे जतिन के दिल का हाल ज़्यादा दिन छुप नहीं पाया और मैंने
मेरे पूछने पर जतिन ने स्वीकार किया कि वह रेखा से बेहद प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी कि रेखा इस नर्क से बाहर निकल जाए। तब मैंने तमाम कोशिशें शुरू कर दी कि रेखा को भी जतिन से प्यार हो जाए। आखिरकार मेरी कोशिशें कामयाब होनी शुरू हो गई। अब रेखा जब कभी छत पर आती तो जतिन से बात कर लिया करती थी। अब रेखा के दिल में भी जतिन के प्रति हलचल पैदा होने लगी थी। एक दिन जतिन ने रेखा के आगे प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रख दिया। रेखा हैरानी से जतिन को देखने लगी। जतिन ने महसूस किया कि उसकी बात से रेखा के चेहरे पर हैरानी के साथ डर भी झलक रहा था। जतिन की बात का बिना जवाब दिए रेखा वहां से जाने लगी तो जतिन ने रेखा का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, रेखा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर भी रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने आगे बढ़कर रेखा से कहा, रेखा, मेरे भैया तुम्हें सच में बहुत चाहते हैं और मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम मेरी भाभी बनो। प्लीज़ भैया के प्यार को एक्सेप्ट कर लो और इस नर्क जैसे घर से पीछा छुड़ा लो। रेखा की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि नीचे से रेखा की सौतेली माँ की आवाज़ आई, ओ महारानी, ऊपर क्या तेरी माँ आती है तुझ मिलने, जो इतनी देर लगा देती है नीचे आने में। सौतेली माँ की आवाज़ सुनते ही रेखा जतिन से अपना हाथ छुड़ाते हुए नीचे भाग गई। अब जतिन के दिल में बेचैनी ने जन्म ले लिया था कि ना जाने रेखा क्या जवाब देगी। मैं जतिन को दिलासा देने लगी कि चिंता ना करो, मैं रेखा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने रेखा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वह तुम्हारे प्यार को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। पर यह क्या, रेखा का छत पर आना बंद हो चुका था। अब तो मुझे और जतिन दोनों को बेचैनी होने लगी कि आखिर रेखा छत पर क्यों नहीं आती। जतिन पागलों की तरह छत पर ही घंटों बैठा रहता रेखा के इंतज़ार में, और मैं भी कई कई चक्कर लगाने लग रही थी छत के कि कब रेखा छत पर आए और हम उसके दिल की बात जाने। जतिन और मुझको इंतज़ार करते करते 15 दिन बीत गए। हम दोनों दुखी रहने लगे थे। जतिन के कहने पर मैं रेखा के घर जाने को तैयार हो चुकी थी। रेखा की हालचाल लेने के लिए मैं प्रिया के घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि रेखा के माँ और पापा दरवाजे पर आकर खड़े हो चुके थे। उन्हें देखकर मैं ठिठक गई। तभी मेरी मम्मी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। तब घर के अंदर आने के बाद रेखा के पापा ने शादी का कार्ड निकालकर मम्मी को देते हुए कहा, 7 दिन बाद मेरी बेटी रेखा की शादी है, आपको ज़रूर आना है। रेखा की सौतेली माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो रेखा की बचपन की सहेली हो, तुम्हें ज़रूर आना है अपने मम्मी पापा के साथ। कार्ड देने के बाद वह लोग चले गए। जतिन, जो कि छत पर से नीचे उतर कर आ रहा था, जैसे ही रेखा की शादी के बारे में सुना तो एकदम कटे पेड़ की तरह धम से जीने पर ही बैठ गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रेखा की शादी होने वाली है। जतिन के दिल में अथाह दर्द था। रेखा उसका पहला प्यार थी। वह बहुत तकलीफ में था कि उसका पहला प्यार अधूरा कैसे रह सकता है। उसे तो रेखा के दिल की बात भी नहीं पता चली थी। मैं भी टेंशन में चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक से रेखा की शादी तय कर दी गई। मुझसे जतिन का हाल देखा नहीं जा रहा था। मैंने जतिन से कहा, मैं रेखा के घर जा रही हूँ, आखिर पूछो तो सही कि क्या माजरा है और वह शादी क्यों कर रही है, क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकती। मैंने रेखा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। और यह कहते हुए मैं रेखा के घर चली गई, परंतु मुझे रेखा की सौतेली माँ ने उससे मिलने नहीं दिया और कह दिया कि अब अपनी सहेली से शादी वाले दिन ही मिलना। मैं मुंह लटकाए वापस अपने घर आ गई। जतिन फिर भी एक आस लगाए रेखा का छत पर इंतज़ार करने लगा, लेकिन रेखा नहीं आई। रेखा की शादी का दिन आ पहुंचा, पर रेखा छत पर नहीं आई। जतिन का दिल टूट चुका था। तब जतिन अपनी अधूरी चाहत को दिल में दबाए मेरे घर से वापस अपने घर चला गया, क्योंकि वह रेखा को किसी और की दुल्हन बनते नहीं देख सकता था। शादी वाले दिन मैं रेखा के घर पहुंची। रेखा दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रेखा की बेबस आंखों में बहुत सारा दर्द दिखाई दिया, परंतु रिश्तेदारों की मौजूदगी की वजह से मैं रेखा से कुछ ना पूछ पाई।
और न कुछ कह पाई। बारात आ चुकी थी। जब दूल्हा मंडप में पहुंचा तो दूल्हे को देखकर मेरे और रेखा के होश उड़ गए। दूल्हे को देखते ही रेखा चक्कर खाकर गिर पड़ी। आखिर दूल्हे को देखकर क्यों बेहोश हो गई थी रेखा? कौन था वो दूल्हा? क्या जतिन की मोहब्बत होगी मुकम्मल या रह जाएगा उसका प्यार अधूरा? देखिए कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली और भी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।